ओके बेटा, कर लेते हैं स्टार्ट। ठीक है, आ गए हैं सभी। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। आप लोग जस्ट अभी 11 ट्वेल्थ के फेज से बाहर आए हो। हाँ, अभी ज़्यादा ईयर हुए नहीं होंगे आपको अपने स्कूल लाइफ को पास आउट किए हुए। तो हाँ, एक अच्छी मेमोरीज रही होंगी आप लोगों की भी। रिगार्डिंग टीचर्स डे तो सब स्टूडेंट्स का एक्साइटमेंट अलग ही होता था, बिकॉज टीचर्स बनने को मिलता था। लास्ट ईयर जो लोग जो इस साल पास आउट किए होंगे, उनको लास्ट ईयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी, बिकॉज अब कोविड का टाइम था तो सब कुछ लॉकडाउन में था, राइट। तो पिछले साल वाली अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, जो स्टूडेंट्स इस साल पास आउट हुए होंगे। बट अलग ही। यस। बिल्कुल सही बात है, पिछले साल तो स्कूल ही जाना नहीं हुआ ना। नहीं तो स्कूल लाइफ थोड़ी ना खत्म हो गई, एक साल मिस हो गया आप लोग का, है ना। ये है, स्कूल लाइफ तो फिर भी कहीं ना कहीं चली है थोड़ी बहुत भी। ट्वेल्थ बहुत मेजर पार्ट होता है ना लाइफ का, ट्वेल्थ बहुत बड़ा पार्ट होता है। ये वो फेज होता है जब हम अपनी स्कूल लाइफ को एंड कर रहे होते हैं ना, लास्ट ईयर ऑफ द स्कूल। तो उसका अलग ही वो लेवल होता है। जैसे हर एक फेज होता है ना कि ये स्टोरी अब एंड पे है ना, अब नई जर्नी स्टार्ट होगी। तो ट्वेल्थ भी एक ऐसा ही फेज होता है, तो वो मिस हो गया। उसकी एक्साइटमेंट, उसमें जो भी फन करना होता है, काफी मेमोरीज क्रिएट करते हैं, काफी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, तो वो सब मिस हो गया। बट वी जस्ट होप कि आगे ऑफलाइन बस देखो, एक बार सर अलाउ कर दे, पूरी तरीके से सिचुएशन का वो हो जाए, फिर तो ऑफलाइन करेंगे ही करेंगे। और ऑफलाइन में तो अलग ही मजा है ना, एकदम लाइव। तब तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि फेस दिखाओ भाई, वीडियो ऑन करो। फेसेस तो सामने ही रहेंगे। तो वो इंटरेक्शन, वो एंजॉय जो होता है ऑफलाइन का, वो तो अलग ही बात है। बट क्या करें बेटा, सिचुएशन ही ऐसा है। और जो अभी अप्रैल मई का था, वो तो बहुत ही बुरा हाल था। उसके बाद तो थोड़ा सब एकदम कॉशियस हो गए, सब थोड़ा डर गए हैं। तो इसलिए जल्दी ऑनलाइन शुरू नहीं करना चाह रहे सब, बात ये है। बस जल्दी हो जाएगा बच्चे, एक बार सब एकदम ठीक से ना कंफर्मेशन। ये टाइम जो चल रहा है ना आपका, थोड़ा सा ये टाइम ऐसा है कि जो प्रेडिक्शंस की गई थी रिगार्डिंग थर्ड वेव, तो और फेस्टिवल का सीजन है, सब लोग एकदम आउटिंग कर रहे हैं ना, तो इस टाइम से बच के रहो। एक बार ये 2-3 महीने निकल जाए, ठीक है, फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, एक तरीके से एक वो फेयर जो है वो शायद वो प्रेडिक्शन ना हो पाए या ना हो, थर्ड वेव ना आए, ठीक है। तो वो एक फैक्टर माइंड से निकल जाएगा फिर। तो अभी लोगों को थोड़ा दिमाग में है, जो लोग बोल रहे हैं इतना ज्यादा, तो इस वजह से। बट एनीवे, सब अच्छे से रहो, सब हेल्दी रहो, सब सही रहा, तुम सब मिलेंगे ही फिर, ठीक है। तो नो डाउट विद दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक फ्रेश डे फ्रेश मॉर्निंग के साथ, ठीक है। बेस्ट विशेस मिल चुकी हैं, थैंक यू फॉर दैट एवरीवन। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस थे। ओके, तो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं अब। हम डिमांड कर रहे थे, राइट। डिमांड में हमने लास्ट जो खत्म किया था, प्राइस इलास्टिसिटी को हमने कंप्लीट कर लिया था। हर एक मेथड से हमने मेजरमेंट कर लिया था प्राइस इलास्टिसिटी का, चाहे वो परसेंटेज मेथड हो, प्रोपोर्शनेट मेथड हो, ज्योमेट्रिक मेथड हो, ठीक है। आर्क मेथड जो था ना आपका, एक मैंने फॉर्मूला आपको आर्क मेथड का लिखवा दिया था, ठीक है। तो उसमें फॉर्मूला ही ध्यान रखना आप लोग। मेनली अगर आर्क मेथड आता है तो उसमें और कुछ नहीं है। आर्क मेथड ज्योमेट्रिक मेथड ही होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिक बोलो, पॉइंट बोलो या आर्क बोलो, बात बराबर है। बट आर्क मेथड को ना एक फॉर्मूला मिल गया है, जिसकी वजह से हम उसको यूनिकली पढ़ रहे थे। तो उसमें फॉर्मूला के अलावा कुछ नहीं है। आर्क मेथड में अगर आपका क्वेश्चन आता भी है तो वो पूछेगा कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय द आर्क मेथड, ठीक है। तो वो फॉर्मूला तो मैंने लिखवा दिया था। तो उसके क्वेश्चंस जो हमने किए थे प्राइस इलास्टिसिटी के, उसमें आप आर्क मेथड अप्लाई करके देख लेना, सेम प्राइस इलास्टिसिटी आनी चाहिए, ठीक है। मेथड तो कोई सा भी लगाओ, प्राइस इलास्टिसिटी तो सेम ही आनी चाहिए, है ना। तो ये बात थी उसमें। सब कुछ हो गया था प्राइस इलास्टिसिटी का। आज जो दो टॉपिक बचे हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो करेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं स्टार्टअप। और कुछ एमसीक्यूज में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, तो हम वो भी करेंगे, ठीक है। रिगार्डिंग डिमांड टाइम रहेगा ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो उसमें कुछ 30-35 एमसीक्यूज हैं डिमांड से रिलेटेड, तो हम वो भी कर लेंगे एक बार, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं।
ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। हेडिंग डालेंगे इनकम इलास्टिसिटी। यार ये तो ब्लर हो रहा है एकदम। ब्लर। हाँ हाँ, एक मिनट, मैंने देख लिया। सर क्या? एक मिनट बस। विजिबल है अब आप लोगों को? क्या दिख रहा है सबको? जी सर। ओके, थोड़ा फोकस ना उसका डालना पड़ता है, इसलिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिख रहा है ना सबको? ओके, ठीक है। मुझे भी विजिबल है अब क्लियरली, ठीक है, आप लोगों को भी विजिबल होगा अब। चलिए करते हैं हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो बेटा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है, हमने अभी तक किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है? यस। महक ब्लर तो नहीं है अभी? ओके, आई होप सबको विजिबल है। अब स्टार्ट करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यस, जो हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका क्या कहता था दैट जब हम प्राइसेस में चेंजेस कर रहे हैं तो हमारी क्वांटिटी डिमांड पे कितना चेंज होगा, उसी को जब हम न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर करते हैं, ठीक है, जब हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि हमने इतना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज किया प्राइसेस में, तो उसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांड उसमें इतने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज वो हो गया, ठीक है, तो उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता था। बिकॉज प्राइस इज वन ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट्स द डिमांड फॉर ए कमोडिटी। ये तो हमने इनिशियली देख ही लिया था, ठीक है। जो हमारा सेकंड फैक्टर था, ठीक है, वो हमारा एक था इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि इनकम जो है कंज्यूमर की वो भी डिमांड को अफेक्ट करती है, राइट? तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमें यही पढ़ना है कि जब हम इनकम में चेंजेस करेंगे, इनकम में जब आप छेड़खानी करते हो, उसको बढ़ाते हो या उसको डिक्रीज कर देते हो, तो उसकी वजह से डिमांड भी बदल जाती है, राइट? नॉर्मल सी बात है, जब इनकम ज्यादा हो रही है, लोग की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, ठीक है, लोग ज्यादा डिमांड करते हैं। तो हमें सबको पता है इनकम के बढ़ने से भी डिमांड घटती बढ़ती है। तो भाई जब उसको भी मेजरमेंट करने की बारी आएगी, जब हमें ये देखना होगा कि सपोज करो हमने 5% इंक्रीज कर दिया अपनी इनकम को, तो उसकी वजह से जो हमारा डिमांड है वो कितना बढ़ा, 5% बढ़ा, 10% बढ़ा या 20% बढ़ा या सो ऑन, ठीक है, केसेस तो कुछ भी हो सकते हैं, कितना भी बढ़ सकता है। तो उसको जो मेजर करता है वो होता है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो रेफरेंस प्राइस इलास्टिसिटी का ही लो, बस एक इनकम को डाल दो इसमें, कि इन वहां पे क्या हो रहा था, प्राइस में चेंजेस की वजह से क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे इनकम में चेंजेस की होने की वजह से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको जब हम न्यूमेरिकली मेजर करते हैं तो उसका हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। एक बार लिखते हैं इसमें पॉइंट, इनकम इलास्टिसिटी, मीनिंग लिख लो इसका, क्लियर हो जाएगा। इनकम इलास्टिसिटी मेजर्स
income elasticity measures the responsiveness of change in demand for a commodity due to change in income. Due to change in income of the consumer. जब कंज्यूमर की इनकम को हम चेंज कर दें तो उसकी वजह से हमारी डिमांड में जो चेंजेस होंगे उसको मेजर जो करता है उसको हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हेडिंग डालेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए अब जिससे हम मेजर कर सकते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेजरमेंट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का फॉर्मूला था, बहुत सारे फॉर्मूले थे, परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शनेट, ज्योमेट्रिक आर्क। ठीक है, यहाँ पे भी फॉर्मूला है बट यहाँ पे दो ही मेथड अप्लाई होते हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है फॉर कैलकुलेटिंग एनी इलास्टिसिटी। ठीक है, तो पहला जो है वो है आपका परसेंटेज मेथड। आप परसेंटेज मेथड से भी इलास्टिसिटी निकाल सकते हो इनकम की। ठीक है, और आप प्रोपोर्शनेट मेथड से भी निकाल सकते हो, परसेंटेज मेथड एंड प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है, अब परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड था क्या, आपके पास जो चेंजेस होंगे प्रोपोर्शनेट में परसेंटेज मेथड में वो परसेंटेज टर्म्स में होगा। मतलब ऐसे दिया होगा कि इनकम जो है वो 10% डिक्रीज हो गई तो क्वांटिटी जो है डिमांड की वो भी बेसिकली क्या हुआ, वो 20% डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो परसेंटेज में वैल्यू गिवन है, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो और वो वैल्यूज डाल दो और कैलकुलेट कर दो। ठीक है, तो फॉर्मूला जो होगा वो होगा इसका। अच्छा बेटा, इनकम इलास्टिसिटी जो होती है ना हम उसको ई वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ई वाई। जैसे प्राइस इलास्टिसिटी को हम रिप्रेजेंट करते थे ई पी से, ई डी से भी मेजर किया जाता है उसको, काफी बुक्स में ई डी भी लिखे होते हैं। ठीक है, ई पी भी होता है। इनकम हमारा वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही है, ई को पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो इनकम जो होता है उसका सिंबॉलिक लेटर क्या है, वाई। ओके, तो ई वाई, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। ठीक है, तो परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला होगा, according to percentage method, income elasticity of demand will be percentage change in demand of x। मतलब हम कोई भी एक कमोडिटी अज्यूम कर रहे हैं, दैट इज गुड x। ठीक है, नॉर्मली जब हम एक अजम्पशन लेते हैं कि हमारे पास ये कमोडिटी है तो कमोडिटी ए, कमोडिटी बी, कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई, तो वी आर अज्यूमिंग वी हैव कमोडिटी एक्स जिसकी डिमांड हम कर रहे हैं। तो भाई अगर मैं परसेंटेज चेंज कर दूं इनकम में तो तुम्हारी गुड एक्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, परसेंटेज चेंज इन इनकम, ये मेजर करता है इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे निकालना है वो तो आपको पता ही है ना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया ही था। परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड हमेशा क्वांटिटी में दिया हुआ होता है, तो परसेंटेज चेंज जो निकालेंगे डिमांड का वो होगा Q1 माइनस Q डिवाइड बाय Q इंटू 100। ओके, जो ऊपर वाला है बेस उसका फॉर्मूला होगा ये, और जो नीचे जो बेस है परसेंटेज चेंज इन इनकम उसका फॉर्मूला भी लिख लो, परसेंटेज चेंज इन इनकम। y1 माइनस y डिवाइड बाय y इंटू 100। y1 जो है वो हमारी न्यू इनकम है, y जो है वो हमारी पुरानी इनकम थी। ठीक है, सिमिलरली Q1 जो है वो हमारी न्यू क्वांटिटी है और Q जो है वो हमारी इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको खुद पता है कि जब आपको डिफरेंस निकालना होता है कि कितना चेंज हुआ है तो नए वाले में से
पुराने वाले को माइनस कर दो, ठीक है। और परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो इंटू 100 कर दो, सिंपल। तो ये रहा पूरा फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला होगा EY इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू इज Q1 माइनस Q। प्राइस इलास्टिसिटी में क्या होता था, इसको रट लो बेसिकली, प्राइस इलास्टिसिटी बेस बना लो और इसको रट लो ऐसे ही। प्राइस इलास्टिसिटी में डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी था, यहाँ पे प्राइस की बात हम करेंगे नहीं, यहाँ पे हम इनकम की बात करेंगे, राइट। तो जो नीचे बेस होगा वो होगा डेल्टा वाई, ओके। फिर क्या था प्राइस इलास्टिसिटी में, पी डिवाइड बाय क्यू। यहाँ पे प्राइसेस हटा दो, यहाँ पे हो जाएगा वाई डिवाइड बाय क्यू, सिंपल, ठीक है। और अगर इसको इलेबोरेट कर दूं मैं थोड़ा सा, डेल्टा क्यू कैसे निकलता था, Q1 माइनस क्यू, डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, Y1 माइनस वाई इंटू, ये तो ओरिजिनल रहा, y डिवाइड बाय क्यू, ठीक है। तो फाइनल फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसका इलेबोरेटिव फॉर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिसकी हेल्प से इलास्टिसिटी निकलती है। क्वेश्चंस आए तो आप लोग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इतनी वो प्रॉब्लम तो इसमें होगी नहीं। नॉर्मली इनकम इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस कम देते हैं और इस पे जो अभी केसेस हम देखने वाले ना वो ज्यादा देते हैं आपका, ठीक है। हमेशा जो प्रैक्टिकल्स आते हैं वो प्राइस इलास्टिसिटी के ही आते हैं। अब अगर देता भी है तो आप फॉर्मूला लगा के तो कर ही सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताओ, इनकम के बेसिस पे जो हमने कमोडिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया था, जब हम ये पढ़ रहे थे कि हाउ इनकम अफेक्ट्स द डिमांड फॉर ए कमोडिटी, ठीक है, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो इनकम है वो डायरेक्टली तो अफेक्ट करेगी नहीं डिमांड को। हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि कंज्यूमर कौन सी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो इनकम का इफेक्ट जो है ना वो हम देखते थे नेचर ऑफ द कमोडिटी पे। तो अभी आपका क्वेश्चन ये है, मुझे ये बताओ कि नेचर ऑफ द कमोडिटी कितने टाइप्स की हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू इनकम बेसिस। अगर मैं इनकम को देखते हुए चलूं तो हम कमोडिटीज को कितने वे में क्लासिफाई करेंगे, चैट बॉक्स में आंसर्स लिखेंगे सर। अकॉर्डिंग टू द इनकम बेसिस हम कमोडिटीज को कितने वेज में क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि हमें इनकम का इफेक्ट उसी कमोडिटी पे देखना है। ये जब मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कराया था, डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, तब लिखवाया था। मुझे नाम भी बता दो, दो तो बोल रहे हैं, चलो 2 इज द आंसर, दो वेज में क्लासिफाई किए जाएंगे, वेरी गुड, ओके। नाम बताओ मुझे, वो दो कमोडिटी के नाम क्या होंगे, वेरी गुड कृतिका, ठीक है। नाम बताइए मुझे, टू वेज हैं, वेरी गुड, यस। तो यस आर्यन, इट्स नॉट लग्जरी, इट इज नॉर्मल गुड, ठीक है। लग्जरीज ना प्राइस के बेसिस पे देखा जाता है। नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स, दो टाइप से गुड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द इनकम क्लासिफिकेशन, ठीक है। नॉर्मल में आपके नेसेसिटीज भी आ जाएंगे, नॉर्मल में आपके लग्जरीज भी आ जाते हैं, ठीक है। तो वो देखना पड़ता है हमारा। ओके, अब हम देखने वाले हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, सबका सही है, नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो हेडिंग डालो, डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो मेनली जो हमारा इसमें क्लासिफाई करना, ऐसे करके देखो, दो गुड्स थे नॉर्मल और इंफीरियर, उन्हीं पे इफेक्ट देखेंगे कि कितने तरीके से इनकम इलास्टिसिटी नॉर्मल और इंफीरियर की बदल सकती है, ठीक है। तो एक साइड लिखो नॉर्मल गुड्स और एक साइड लिखो इंफीरियर गुड्स,
ठीक है, आपको ये देखना है कि नॉर्मल गुड्स की इलास्टिसिटी कितनी होगी और इंफीरियर गुड्स की इलास्टिसिटी कितनी होगी। रिलेशनशिप तो आपको पता ही है, इंफीरियर गुड्स का इनकम के साथ और नॉर्मल गुड्स का इनकम के साथ। नॉर्मल गुड्स और इनकम के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता था, इफ यू रिमेम्बर राइट, कि अगर इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम अगर कम हो जाएगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, वही ये तो हाँ पॉजिटिव रिलेशन हो गया। इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव रिलेशन था कि अगर आप इनकम को बढ़ाओगे तो इंफीरियर गुड्स लोग कम खरीदेंगे, अगर आप इनकम को डिक्रीज करोगे, ठीक है, तो इंफीरियर गुड्स ज्यादा खरीदे जाएंगे। तो नेगेटिव रिलेशन होता है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स एंड पॉजिटिव रिलेशन होता है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही ध्यान रख लो, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन demand for normal goods demand for normal goods and income। इनकम और नॉर्मल गुड्स के बीच में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव होता है, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा दूसरा भी कम होगा। और इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर inferior goods and income। ये हमेशा ध्यान रखना है बेटा, एमसीक्यूज में सबसे ज्यादा यही पूछ लेता है कभी कभी तो, और बहुत सिंपल है। ठीक है, अच्छा, इसमें तीन केसेस होते हैं। अब जब आपको पता है पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव मतलब क्या, कि डिमांड बढ़ेगी विद राइज इन इनकम और डिमांड डिक्रीज होगी विद डिक्रीज इन इनकम। ठीक है, तो इसमें तीन केसेस बनते हैं। अब आपको खुद पता है डिमांड अगर बढ़ रही है तो भाई बढ़ तो कितना भी सकती है, कोई एप्रोप्रिएट पोर्शन थोड़ी ना है कि अगर मैं 5% इंक्रीज कर दूं इनकम को तो मुझे पता है कि 5% डिमांड बढ़ेगी नॉर्मल गुड्स की। ऐसा थोड़ी ना होता है, कितना भी बढ़ सकता है, हमें थोड़ी ना पता है। और हमें नहीं पता इसलिए तो हम इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हैं। ठीक है, और इलास्टिसिटी अगर मेजर कर रहे हैं तो हमें वैल्यू मिल रही है तो इसीलिए हम ये डिग्रीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन वे से आपका बढ़ सकता है, पॉजिटिव रिलेशन तीन वे में हो सकता है। एक केस होता है जब आपका इलास्टिसिटी जो है ना वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। एक हो सकता है आपकी इनकम इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल्स टू 1 है, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। और एक केस हो सकता है जब आपकी इनकम इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 है। ये सिर्फ नॉर्मल गुड्स के केस में होता है। ठीक है, ये तीन जो सिचुएशंस है ना, ये सिर्फ नॉर्मल गुड्स के केसेस में होते हैं। बिकॉज हमें पता है कि हम बात कर रहे हैं कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो भाई कितना इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो तो हमें नहीं पता, बट हाँ हम मेजर कर सकते हैं, पर कोई एप्रोप्रिएट पोर्शन नहीं है। ठीक है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है। तो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन का 1 का मतलब क्या है, कि ये जो डिमांड है ये हाईली इलास्टिक है। राइट, सबसे पहली बात तो हमारा यही होता है, ये हाईली इलास्टिक है, ये यूनिटरी इलास्टिक है, और ये हमारा लेस इलास्टिक है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड is greater than proportionate change in income। मतलब आपने इनकम में जो बदलाव किए हैं उससे ज्यादा बदलाव हमारे डिमांड में देखे गए हैं। ओके, तभी तो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ओके, अगर आपने 5% इंक्रीज किया है इनकम को तो क्वांटिटी जो है वो 20-30% इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो ये हो गया केस ऑफ इलास्टिसिटी, हाईली इलास्टिक का।
ठीक है। इन केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक योर proportionate change in demand is equals to proportionate change in demand is equals to proportionate change in income। यहाँ पे इनकम जितनी बदली है ना, डिमांड भी उतना ही बदला है, राइट। यूनिटरी इलास्टिक इक्वल टू 1 तभी होगा जब आप फॉर्मूले में डालोगे, फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो 1 कब आएगी आपकी वैल्यू, जब इनकम भी 5% इंक्रीज हुआ और डिमांड भी 5% इंक्रीज हुआ। 5 डिवाइड बाय 5 इज 1। ओके, तो यूनिटरी इलास्टिक कब होता है, जब डिमांड भी उतना बदले जितना इनकम बदलता है, ठीक है। और लेस इलास्टिक के केस में क्या होगा, योर प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज लेस देन proportionate change in demand is less than proportionate change in income। ओके, यहाँ पे इनकम ज्यादा चेंज हो रही है बट डिमांड में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। कि सपोज करो आपने 10% इंक्रीज कर दिया है इनकम को, तो 5% ही इंक्रीज हुआ है डिमांड, ठीक है। तो ये बात होती है इसमें, तभी आपका वो लेस देन 1 आएगा वैल्यू, ठीक है। अब मेन बात आता है एग्जाम्पल, नोट कर लेना। एग्जाम्पल मेनली जो किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी और किसकी इलास्टिसिटी कम, हमें यही देखना है। ये वाले तो कोई भी गुड्स फॉल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। कोई पर्टिकुलरली गुड्स नहीं है, कोई भी गुड्स हो सकता है जिसकी इनकम में इतना चेंज हुआ है कंज्यूमर की, तो डिमांड की उस प्रोडक्ट की उतनी ही बदली है, ठीक है। बट इन दो केसेस में ना वी हैव स्पेसिफाइड एग्जांपल्स। आप खुद सोचो, जो कौन सा गुड्स है जिसकी इनकम इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, लग्जरियस गुड्स की या बेसिक नेसेसिटीज की। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, लग्जरीज गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी ज्यादा होगी या नेसेसिटीज गुड्स की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। लग्जरियस है। वेरी गुड, लग्जरियस गुड्स, करेक्ट। लग्जरियस गुड। हाँ, लग्जरियस गुड्स। सब चैट बॉक्स में लिखा करें, सबका पता चल जाता है इससे, ओके। तो वेरी गुड, लग्जरियस गुड्स इज कॉमन, राइट। लग्जरियस गुड्स कौन से होते हैं, जो जिनके प्राइसेस बहुत हाई होते हैं, जो हम इजीली अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो सपोज करो मैंने आपकी इनकम को बढ़ा दिया है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैंने 5% भी चेंज किया होगा ना इनकम में, तो कोई एक ऐसा गुड्स रहा होगा लग्जरी नेचर का जो आप पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, बट अब आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप वो खरीद सकते हो। तो देख रहे हो कि अगर एक कंज्यूमर है जिसकी इनकम को मैं अगर बढ़ा दूं या घटा दूं, ठीक है, व्हाटसोएवर इज द केस, सो लग्जरियस गुड्स ऐसे हैं जिसकी डिमांड जो है ना वो हाईली बदल जाएगी, ठीक है। आप किसी की इनकम को 30,000 से 40,000 कर लो, ठीक है, आराम से वो एक जो अफोर्डेबल चीजें जो थी, जो पहले नहीं थी उसके लिए, वो अब आराम से खरीद सकता है, ठीक है। क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, उसका सेविंग्स बढ़ सकता है इसकी वजह से, ठीक है, उसके इन्वेस्टमेंट बढ़ सकते हैं। तो वो कितना रिटर्न कमा सकता है इसके बदले जब उसकी इनकम बदल रही है। तो लग्जरियस गुड्स की जो इलास्टिसिटी होती है ना वो हाई होती है। और वहीं अगर मैं बात करूं लेस इलास्टिक की, तो इसमें आपकी बेसिक नेसेसिटीज आ गई। बेसिक नेसेसिटीज, अब बेसिक नेसेसिटीज क्या होते हैं हम सबको पता है, जो लाइफ के लिए जरूरी है, ठीक है। इसमें लग्जरियस गुड्स और उसमें नेसेसिटीज, ठीक है। बिकॉज हमें पता है कि लाइफ के लिए फूड आइटम्स, ईटेबल्स जो होते हैं, ठीक है, वो जरूरी हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्रेड, बटर, सॉल्ट, शुगर, ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज है। तो भैया अगर मैं पहले 5,000 रुपए भी कमा रहा था, तो नमक तो मेरे घर में आ ही रहा था, शुगर आ ही रहा था, सब्जियां आ ही रही थी, ठीक है। तो मेरी इनकम को अगर तुम 5,000 से 10,000 भी कर दोगे, तो भैया मेरी डिमांड तो थोड़ी बहुत बदलेगी, पर ऐसा थोड़ी ना कि इतनी बदल जाएगी, बिकॉज पहले भी मैं यही कंज्यूम कर रहा था, अभी भी मैं यही कंज्यूम करूंगा। थोड़ी क्वांटिटी में चेंजेस होंगे, बट हाई चेंजेस थोड़ी ना कहलाएंगे, वो लो चेंजेस कहलाएंगे, ठीक है। पहले 1 किलो ले रहे थे,
ठीक है, या आधा किलो ले रहे थे अब 1-1.5 किलो ले लेंगे सब्जी कोई भी, ठीक है, ये हो सकता है। तो आइटम्स थोड़ी ना बदल गए, ऐसा थोड़ी ना था कि मैं पहले ही अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, मैं खरीद ही नहीं रहा था अब खरीद पा रहा हूँ। पहले भी खरीदा रहा था, अभी भी खरीद रहा हूँ, बस क्वांटिटी में थोड़े चेंजेस हो गए जो कि लेस इलास्टिक है, ज्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई बेसिक नेसेसिटीज इज इनटू बी लेस इलास्टिक। अब हम बात करते हैं इंफीरियर गुड्स की। इंफीरियर गुड्स के केस में रिलेशन नेगेटिव होता है, तो इसकी इलास्टिसिटी जो होगी ना बेटा वो भी नेगेटिव होगी, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, इलास्टिसिटी विल बी नेगेटिव। क्वेश्चन डायरेक्टली इतना ही पूछ लेगा, in which goods, in case of which goods, income elasticity will be positive और negative। कुछ भी ऑप्शन बना सकता है, पॉजिटिव का बनाए तो चुपचाप से नॉर्मल गुड्स डाल देना है, ठीक है। और अगर नेगेटिव बोले कि इन विच गुड्स, इन केस ऑफ विच गुड्स योर इनकम इलास्टिसिटी विल बी नेगेटिव, तो इनकम इलास्टिसिटी विल बी नेगेटिव इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो इसके कॉन्सेप्ट्स पे बने हुए हैं, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। तो इनकम इलास्टिसिटी विल बी नेगेटिव इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। एक हमारा स्पेशल केस होता है इसमें, आपकी इनकम इलास्टिसिटी 0 भी हो सकती है, यही मैं नोट कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग कहीं सेपरेटली नोट कर लेना वैसे उसको, मेरे पास यहाँ स्पेस है तो मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। हेडिंग डालना स्पेशल केस, नोट, नोट में डाल दो, नोट स्पेशल केस। जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 0 हो सकता था, जो कि इमेजिनरी होता था, रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, इमेजिनरी होता है। बट यहाँ जो मैं लिखने जा रहा हूँ ना, दैट ई वाई मतलब इनकम इलास्टिसिटी इज 0, ये पॉसिबल लाइफ में, ये पॉसिबल है रियल लाइफ में। इसका मतलब क्या हुआ, ई वाई इज इक्वल्स टू 0 का, दैट देयर इज नो चेंज इन, there is no change in demand, there is no change in demand with respect to, with respect to the change in income। मतलब इसका क्या है कि मैंने इनकम में चेंजेस किए बट डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आए। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसकी अगर आप डिमांड, इनकम में भले चेंजेस कर लो बट उसकी डिमांड नहीं बदलती है, ठीक है, वो फिक्स्ड रहते हैं, तो उनकी जो इनकम इलास्टिसिटी होगी ना वो 0 होगी। मिल्क जैसे है, मिल्क कंजम्पशन, ठीक है, अगर उसकी लोग ही इनकम में चेंजेस कर दें, घटा दें या बढ़ा दें, तो मिल्क की डिमांड तो बदली नहीं जा सकती, ठीक है, मतलब वो तो रहेगी रहेगी, क्वांटिटी में थोड़ा इफेक्ट पड़ जाता है बट इक्वल्स टू 0 इसलिए है बिकॉज यू जस्ट कैन नॉट चेंज द क्वांटिटी, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसकी डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा देंगे तो उसकी डिमांड पे क्या ही इफेक्ट पड़ेगा, लोग गाड़ी चलाना छोड़ थोड़ी ना देंगे, ठीक है, लोग गाड़ी तो चलाएंगे ही। हाँ, वो प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि भैया गाड़ी अभी नहीं खरीदनी, किसी दूसरे जो हमारे, जैसे मैंने आपको बताया था ना, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, तो हम किसी दूसरी चीज में इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है, बट योर इनकम इलास्टिसिटी विल बी 0, ठीक है, दैट चेंज इन इनकम विल नॉट चेंज द डिमांड। गाड़ी तो चलेगी ही चलेगी, है ना, पेट्रोल के प्राइसेस कुछ भी हो जाए, चाहे अब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं तो भैया दूसरे वाले के भी तो फिर उस जो ट्रांसपोर्ट चला रहा है, ऑटो वाला है या बस वाला है, उसके ऊपर है ये पूरा, वो उसकी डिमांड नहीं बदली, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल जिसकी अपनी गाड़ी है वो भी गाड़ी चलाना छोड़ तो नहीं देगा, पेट्रोल के प्राइसेस कुछ भी रहो तो, ठीक है, तो वो चलाएगा ही चलाएगा। तो दैट इज कॉल्ड दैट इनकम इलास्टिसिटी इज 0। फॉसिल फ्यूल्स ऐसे होते हैं बेटा, कुछ भी इसका वो कर लो, लोग सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाएंगे, लोग ऑप्शंस ढूंढ लेंगे बट डिमांड तो उसकी बदली नहीं जा सकती, ठीक है, ओके। तो ये एक स्पेशल केस था कि हाँ ऐसा होता है लाइफ में, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी डिमांड नहीं बदलती, ठीक है। अब चाहे वो लग्जरीज भी हो सकते हैं, चाहे वो बेसिक भी हो सकते हैं, कोई फिक्स्ड नहीं है इसका एग्जाम्पल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप खुद भी देख सकते हो अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्ट आप ऐसे यूज करते होंगे जिसका अगर प्राइसेस हमने, इनकम आपकी घट भी गई या बढ़ भी गई
तो वो चीज आप खरीदोगे ही खरीदोगे, ठीक है। चाहे इनकम आपकी आज के टाइम में 5,000 हो जाए, 2,000 हो जाए, कल को 10,000 हो जाए या 50,000 ही हो जाए। कुछ गुड्स ऐसे फिक्स्ड होते हैं, उनकी क्वांटिटी भी फिक्स्ड होती है कि हम इतना तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, कुछ भी हो जाए हमारा इनकम, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। ये है डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नया टॉपिक, इनकम इलास्टिसिटी खत्म। अब हम बात करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट टॉपिक ऑफ डिमांड, क्रॉस, this is cross, okay, CROSS, cross elasticity of demand। क्रॉस वर्ड इसलिए लिया गया बिकॉज रेफरेंस में आपको समझाऊंगा, दिस इज द साइन ऑफ क्रॉस, ओके। क्रॉस मतलब ऑपोजिट्स, बुक में डिमांड फॉरकास्टिंग के नाम भी टॉपिक, हाँ कुछ टॉपिक्स हैं आपके ऐसे उसमें भी आ रहे हैं, बट ठीक है, उसके एमसीक्यूज मैंने देखे नहीं, ओके। और कुछ ऐसा है जो थोड़ा इलेबोरेटिव है, जो थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है, डिमांड फॉरकास्टिंग है, बट आपकी अगर हम उसकी बात करें सिलेबस की, तो उसमें आपका वो पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड नहीं है। तो आपका क्रॉस इलास्टिसिटी तक आप पढ़ो, ठीक है, उसके बेसिस पे आपका एमसीक्यू ज्यादा बनता है। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं आप उसको एक बार देख सकते हो, बट दैट इज नॉट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चंस इसी में से ही बनते हैं बेटा ज्यादा। तो आप इसी को देख सकते हो मेनली। एक एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी भी दे रखी है, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी पूछा तो नहीं गया एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी पे, बिकॉज ये सिलेबस का पार्ट ना तो हमने ग्रेजुएशन में भी नहीं देखा है, ना कुछ ऐसा कोर्सेज में है, बट हाँ कुछ, अब ऐसे तो भैया बहुत तरीके की इलास्टिसिटी बन सकती है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट ही क्यों, और भी तरीके की इलास्टिसिटी होती है कि तुमने ये चेंज कर दिया उसकी वजह से डिमांड बदल, ठीक है। ऐसे तो मैं सीजन और वेदर का भी इलास्टिसिटी बना दूं, पॉपुलेशन साइज ऑफ इलास्टिसिटी बना दूं, ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की इलास्टिसिटी बना दूं। तो जितने भी डिटरमिनेंट्स अफेक्ट करते हैं ना डिमांड को, इलास्टिसिटी तो सबकी बन सकती है, बट जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है ना, जिन पे कॉन्सेप्ट फंडामेंटल जो है, जिन पे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, या हर एक बुक उसका रेफरेंस देता है, वो आपकी ये तीन इलास्टिसिटी है, प्राइस, इनकम और क्रॉस, ओके। ये टॉपिक छोड़ना ही नहीं है। आ जाओ क्रॉस इलास्टिसिटी समझते हैं अब। अच्छा, इनकम की बात हो गई, प्राइस की बात हो गई, अब तीसरा फैक्टर पकड़ो जो तुम्हारा अदर गुड्स था, रिलेटेड गुड्स। हमने देखा था ना, रिलेटेड गुड्स भी ऐसे होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, राइट। और रिलेटेड गुड्स में कौन कौन से गुड्स आते थे, विच काइंड ऑफ गुड्स फॉल्स इनटू द रिलेटेड गुड्स, बताइए। रिलेटेड गुड्स कितने टाइप्स के थे? करेक्ट, करेक्ट, यस, two types, and as everyone is saying, substitute goods and complementary goods, ठीक है। yes, substitute and complementary is the types of related goods, ठीक है। तो आपको पता है ना, सब्सटीट्यूट में जब चेंजेस करो या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जब चेंजेस करो, तो उसकी वजह से आपकी गिवन कमोडिटी की डिमांड बदल जाती है। तो भाई जब मुझे पता है कि जो मेरे सब्सटीट्यूट है और जो मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है वो मेरी गिवन कमोडिटी की डिमांड को बदल रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है ये भी एक इलास्टिसिटी बनेगा, ठीक है। और इसको हम मेजर भी करेंगे। तो जब हमारी कमोडिटी जिसकी डिमांड हम कर रहे हैं, जो कि गिवन कमोडिटी है, उसकी डिमांड बदल जाती है ड्यू टू द चेंजेस इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दिस इज द मेजर बाय द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसको जो इलास्टिसिटी को हम मेजर करते हैं ना, उसके चेंजेस को जब हम मेजर करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इसमें मतलब लिखो सबसे पहले तो, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
measures the change in demand for a given commodity due to the change in prices of related goods. जब हम रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस को चेंज कर दें तो उसकी वजह से हमारी गिवन कमोडिटी की डिमांड अगर बदल जाएगी, तो उसको मेजर करने के लिए जो मैं कॉन्सेप्ट को फॉलो करूंगा उसे हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप इसमें लिखना, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, वैसे तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जांपल दो गुड्स लेते हैं, ठीक है, एक हमारे पास कोक है जो कि हमारा गिवन है, गिवन गुड, मतलब गिवन गुड कोक होने का मतलब क्या है कि आप कोक की डिमांड करना चाहते हो, आप कोक को कंज्यूम करना चाहते हो, और उसके जैसा ही एक सब्स्टिट्यूट जो है वो है पेप्सी। तो पेप्सी इज योर सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइट। नाउ सपोज करो कि जो कोक की जो डिमांड है वो बदल जाती है ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस ऑफ पेप्सी। ओके, सो इफ वी, इसमें लिखना इफ वी नीड टू measure the change in demand for coke due to the change in price of Pepsi, then we will use cross elasticity of demand, cross elasticity of demand। तो जब मुझे ये मेजर करना है कि मेरे कमोडिटी की डिमांड पे क्या चेंज हो रहा है जब मैं अपने सब्स्टिट्यूट या अपनी कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइसेस में चेंजेस कर दूं, तो जब मैं उसको मेजर करूंगा तो आई विल मेजर इट विद द हेल्प ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला भी लिखेंगे इसके बाद हम, जो तीसरा है वो टॉपिक हमारा फॉर्मूला ही है, measurement of cross elasticity. How we can measure the cross elasticity? So again we can measure the cross elasticity in two ways, that is percentage method and your proportionate method. दो मेथड हैं जिसकी हेल्प से क्रॉस इलास्टिसिटी मेजर की जा सकती है, परसेंटेज मेथड एंड प्रोपोर्शनेट मेथड। फॉर्मूला लिख लेंगे, जैसे हम इनकम इलास्टिसिटी को ई वाई से रिप्रेजेंट करते थे, क्रॉस इलास्टिसिटी को हम ई सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इनकम स्टैंड्स फॉर वाई, y stands for income, p stands for price and c stands for cross elasticity. So EC according to the percentage method is percentage change in quantity demand of a given good divided by percentage change in price of related goods.
जब आप रिलेटेड गुड्स की परसेंटेज चेंज कर दो प्राइसेस की, उसकी वजह से आपकी गिवन कमोडिटी की परसेंटेज डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हमारा बताता है परसेंटेज मेथड। ठीक है, प्रोपोर्शनेट मेथड का भी फॉर्मूला लिख लो बेटा। इसमें जो फॉर्मूला होता है प्रोपोर्शनेट मेथड में, आप क्वांटिटी पे इफेक्ट देख रहे हो अपनी कमोडिटी के, ठीक है, तो अपनी कमोडिटी को हमेशा एक्स से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, गिवन कमोडिटी जो होती है ना, वो हमेशा गुड एक्स से रिप्रेजेंट की जाती है, और जो अदर गुड्स होते हैं ना, वो गुड वाई से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ओके, तो वी आर मेजरिंग द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गिवन गुड डिवाइड बाय चेंज इन द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स या अदर गुड्स। ओके, मल्टीप्लाई बाय प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, क्योंकि उसी की प्राइस मेजर किए जा रहे हैं, डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ गिवन गुड्स। इनिशियल प्राइस, ये इनिशियल प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, और ये इनिशियल क्वांटिटी ऑफ गिवन गुड है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आप क्या मेजर कर रहे हो कि आपकी गिवन कमोडिटी की डिमांड में कितने चेंजेस हुए हैं, तो डेल्टा क्यू एक्स with respect to the changes in prices of related goods, तो डेल्टा पी वाई। ओके, इनटू में हमारा पी वाई क्यू होता था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, बट प्राइसेस तो मैं रिलेटेड गुड्स के बढ़ा रहा हूँ ना, या डिक्रीज कर रहा हूँ, तो पी वाई आएगा। और पी वाई के चेंज होने की वजह से मेरी क्वांटिटी ऑफ गिवन गुड्स पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो दैट इज बाय क्यू एक्स, बट दिस इज इनिशियल प्राइस एंड दिस इज इनिशियल क्वांटिटी। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मैंने P1 नहीं लिखा है, P1 ऑफ Y या Q1 ऑफ X, मैंने लिखा है P ऑफ गुड Y एंड Q ऑफ गुड X। ठीक है, तो दैट मींस इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी। यहाँ पे मैं इलैबोरेट कर देता हूँ एक बार नीचे, वेयर डेल्टा QX कैसे निकलेगा, Q1 ऑफ X माइनस Q ऑफ X। ओके, डेल्टा PY कैसे निकलेगा, P1Y minus PY. Your PY तो is initial price of good Y. ओके, इनिशियल प्राइस ऑफ गुड बाय। एंड बेटा यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये रहा, क्यू एक्स ले रहे थे ना। ठीक है, क्यू एक्स क्या है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। ठीक है, ये बात है, इसका रेफरेंस मैंने फुल यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, ये समझ लेना। चलो, अब हमने फॉर्मूला भी देख लिया है, नेक्स्ट हम देखते हैं, क्योंकि रिलेटेड गुड्स दो ही टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री, तो डिग्री भी दो ही होगी, एक सब्स्टिट्यूट की और एक कॉम्प्लीमेंट्री की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, डिग्रीज ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्रीज ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड की जो डिग्रीज है ना, ये डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स पे, डिपेंड्स ऑन, या तो आपके गुड्स क्या हैं, ईदर सब्स्टिट्यूट्स, ईदर सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री। रिलेटेड गुड्स तो दो ही टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो इन्हीं पे देखना होगा कि इलास्टिसिटी क्या होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, अभी आप मुझे ये बताओ चैट बॉक्स में कि
हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस में और गिवन कमोडिटी की डिमांड कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप बताइए। करेक्ट ओजस्विनी, कृतिका गलत बताया आपने। हाँ ठीक है रितिका, करेक्ट ऋतु, आर्यन ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोगों का क्या कहना है, अमन, विशाखा, ठीक है, करेक्ट। एक मिनट, ऊपर ये किसने बोला है, ये गलत बोला है, महक के ऊपर जो मेरे पास है, एक मिनट वेट। कोई कोई तो उल्टा ही बोल रहा है, राधिका गलत है, ये उल्टा बात बोल रहे हो आप। यस, अब ध्यान से सुनो, मैक्सिमम इज सेइंग करेक्ट, ठीक है, एक दो लोगों का गलत हुआ है, जो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं वो गलत है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में नेगेटिव रिलेशन थोड़ी ना होता है गिवन कमोडिटी की डिमांड के साथ। आप खुद सोचो, अभी मैंने बताया कोक और पेप्सी है, ठीक है, अगर मैं पेप्सी की प्राइसेस बढ़ा दूं तो भैया पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी और कोक की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो बात को समझो, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस ओके और गिवन कमोडिटी की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। अगर तुम सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस को बढ़ाओगे तुम्हारी गिवन कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा है वो मेरे लिए महंगा पड़ रहा है ना, तो मैं उसको कम खरीदूंगा, मैं दूसरे गुड्स को ज्यादा खरीदूंगा, अब वो चाहे गिवन हो चाहे सब्स्टिट्यूट हो, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन, नॉर्मल सी बात है ना भाई, यही करते ही हम लोग को, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो गिवन कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है, और गिवन कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन, अगर हम टी के प्राइसेस बढ़ा दे तो लोग कॉफी ज्यादा कंज्यूम करने लगेंगे, ठीक है, कॉफी के प्राइसेस बढ़ा दे तो टी ज्यादा कंज्यूम करने लगेंगे। वैसे मुझे समझ नहीं आता टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट कैसे हो गया भाई, दोनों का टेस्ट अलग है, दोनों सेटिस्फैक्शन भी अलग मिलती है, ठीक है। टी का जो टेस्ट है कॉफी का टेस्ट डिफरेंट है, ठीक है। तो आई डोंट नो बट जो सबसे कॉमन एग्जांपल है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज टी एंड कॉफी, मुझे तो ये ऑपोजिट लगते हैं, ये कहीं से भी मुझे वो नहीं लगते सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। वाइड वेरिएशंस है यार टी और कॉफी में। पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड for a given commodity, अगर किसी को भी समझना है ना तो बेटा बता देना, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है ना, तो इसलिए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी एंड प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स, और वहीं इसका उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी एंड प्राइसेस ऑफ एंड प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो साथ साथ कंज्यूम किए जाते हैं, जिसके बिना आप दूसरे गुड्स को कंज्यूम नहीं कर सकते, गिवन गुड्स को यूज नहीं कर सकते। जैसे ब्रेड बटर है, ठीक है, तो ब्रेड में बटर लगा के खाएंगे, ब्रेड बटर इज आवर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। बिना दूध की तो चाय बन नहीं जाएगी, तो टी एंड मिल्क इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। बिना इंक के पेन नहीं चलता, ठीक है, तो पेन एंड इंक इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती,
तो कार एंड पेट्रोल इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो ये वो गुड्स होते हैं जो साथ साथ कंज्यूम किए जाते हैं। तो अगर एक के भी प्राइसेस तुमने इंक्रीज किए ना, तो जो तुम साथ में यूज कर रहे हो ना, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। जीरो तो नहीं होगी, बट हाँ डिमांड कम हो जाएगी। ओके, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव रिलेशन with the demand for given goods, and in case of complementary goods negative relation between prices of complementary goods and demand for given goods। पहली बात यही थी नोट करने वाली। अब दूसरी बात इसमें आप डाल दो सीधा सीधा इलास्टिसिटी का डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईसी साफ पता चलता है पॉजिटिव है इसमें, तो ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव होने का मतलब है वैल्यूज पॉजिटिव होगी। अब वो लेस देन 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव रहेगी, बस ये बात है। प्लस का साइन रहेगा, और जब माइनस का साइन आ जाए तो वो आपका नेगेटिव बन जाएगा। जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी जो आपकी वैल्यू आएगी ना, वो आपका नेगेटिव में आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की इलास्टिसिटी। और सब्स्टिट्यूट गुड्स की इलास्टिसिटी जब आप निकालोगे ना, तो आप देखना आपका जो इलास्टिसिटी है वो पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा ही नहीं, क्योंकि रिलेशन ही पॉजिटिव है। तो इलास्टिसिटी कैसे नेगेटिव हो जाएगी? गॉट इट? ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अच्छा, कुछ और चीजें स्पेशल केस भी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ। ये आगे जो एक छोटा सा टॉपिक रह गया लास्ट, बस इसी से रिलेटेड है, क्रॉस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी से ही, ठीक है। उसी के साथ ये डिमांड खत्म। यस, नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी। बेटा कुछ अलग से भी केसेस आते हैं हमारे पास जिसमें इलास्टिसिटी थोड़ी डिफरेंट होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। वो स्पेशल केसेस समझ लेते हैं। केस 1, आई हैव 4 केसेस, ठीक है। केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। ओके, केस 1 क्या कह रहा है? मान लीजिए जो आपके दो गुड्स हैं, 2 गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। 2 गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट तो है ही है, पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। सब्स्टिट्यूट्स की भी क्लासिफिकेशन है, ओके। सब्स्टिट्यूट गुड्स ना 2 टाइप से क्लासिफाई किए जाते हैं, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स वो होते हैं जिसको आप एक लिमिट में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जैसे टी एंड कॉफी है, टी एंड कॉफी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। एक लिमिट तक ही मैं टी अगर महंगे हो रहे हैं तो मैं कॉफी पी सकता हूँ, या अगर कॉफी महंगी है तो मैं चाय पी सकता हूँ। बट यार लाइफ लॉन्ग जो मेरी टेस्ट, जो मेरा एक ट्रेंड था, जो मेरी लाइफस्टाइल थी चाय पीने की, जो मुझे वही अच्छा लगता था, मैं उसको कॉफी तक कितना लंबा सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, ये बताओ। हाँ, जब तक उसके प्राइसेस ज्यादा लग रहे हैं ठीक है, तभी तक ना। एक बार कभी तो प्राइसेस कम होंगे, ठीक है, तो तब मैं क्या करूंगा, मैं टी पे शिफ्ट कर जाऊंगा। तो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स वो होते हैं जो आप हमेशा के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स क्या हैं? जो हमेशा के लिए सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं, क्योंकि वो सिमिलर नेचर के होते हैं, उनसे मिलने वाला टेस्ट, सेटिस्फैक्शन, प्राइसेस सब सेम होता है। इसीलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे आप ये खरीदो चाहे आप वो खरीदो, एक जैसा ही तो है, ठीक है। चाहे आप कोक खरीदो चाहे आप पेप्सी खरीदो, बेटा बात बराबर है। दोनों के टेस्ट में, दोनों के प्राइसेस में कोई इतने मच डिफरेंसेस नहीं होते हैं, ठीक है। दोनों से सेटिस्फैक्शन सेम ही मिलती है। फैंटा मिरिंडा, ओके, एकदम सेम होता है, कोई टेस्ट में अलग ही नहीं है यार। माजा स्लाइस, ठीक है, माजा और स्लाइस कुछ भी फर्क नहीं है टेस्ट में, ना 19-20 भी फर्क नहीं है।
दे आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। तभी तो जब माजा नहीं मिलता तो बोलते हैं स्लाइस दे दो, स्लाइस नहीं मिलता तो माजा दे दो। वैसे अब खरीदते कम है वैसे वो लोग, ठीक है। एक टाइम पे बहुत ज्यादा ही खरीदे थे। इवन फैंटा और मिरिंडा का भी डिमांड अब बहुत ही ज्यादा कम हो गया, बहुत कम। तो मेरे को ज्यादा अच्छे यही लगते थे, फैंटा, माजा, ठीक है, लिम्का। कोक पेप्सी मुझे इतनी पसंद नहीं है। तो माजा और स्लाइस में बहुत फर्क है। किस चीज का फर्क है? टेस्ट का? टेस्ट का तो बिल्कुल भी फर्क नहीं है। मुझे तो कभी फर्क ही नजर नहीं आया माजा और स्लाइस में। इवन मुझे तो फ्रूटी में भी नहीं लगता टेस्ट का। नहीं यार, मुझे तो नहीं, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कभी ऐसा। हम तो जब भी ऐसा जाते थे, मतलब लाइक मुझे याद है, स्लाइस तो खैर अब नहीं लेते हम लोग, माजा और फ्रूटी, हाँ मतलब मुझे स्लाइस में भी डिफरेंस नहीं लगा बच्चे, सच्ची बताऊं। जब हम लोग छोटे थे, यूज टू बी इन फिफ्थ और सिक्स स्टैंडर्ड, तब स्लाइस बहुत ज्यादा यूज होता था, अब तो नहीं होता, ठीक है। तो मुझे याद है कि जब हम लोग स्टोर पे जाते थे तो माजा के लिए डिमांड करते थे, बट माजा नहीं मिल रहा था, स्लाइस ही दे दो। दोनों से मुझे कभी कभी कोई डिफरेंस नजर नहीं आया। आप लोग को हो गया होगा। हाँ मे बी, पता नहीं, मुझे नहीं नजर आया सीरियसली, बिल्कुल भी माइनर डिफरेंस भी नजर नहीं आता था मुझे तो। अच्छा अच्छा, ये बताओ, आप लोग को मिरिंडा और फैंटा सबने पिया है, उसमें तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा आप लोग को डिफरेंस, फैंटा और मिरिंडा में। दे बोथ आर सेम। ठीक है, अगर डिफरेंसेस, हाँ है भी तो बहुत 19-20 का होगा, है ना, बहुत 19-20। कि ऐसा तो नहीं है कि भैया ये नहीं मिल रहा तो आप वो छोड़ के आ जाओ कि मुझे पीना ही नहीं है, छोड़ो जब माजा मिलेगा था। ओके, या तो स्लाइस इज लाइक गुड, ठीक है। ओके, हाँ, वर्ल्ड की ब्यूटी हीरोइंस जो है वो एकदम अच्छे अच्छे ऐड कर रही हैं, तो ठीक है। ओके फाइन, चलो। तो यस, व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, तो आपका इलास्टिसिटी कितना होगा, ठीक है। योर इलास्टिसिटी विल बी इनफाइनाइट। जब दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स हो ना, तो आपकी इलास्टिसिटी जो होती है ना वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। इनफाइनाइट होने का मतलब क्या, आप कितना भी चेंज कर सकते हो ना, इनफाइनाइट मैं नहीं मेजर कर सकता, मतलब वही बात हो गई ना, कि अगर हमें माजा माजा महंगा पड़ रहा है तो स्लाइस हम कितना भी खरीद सकते हैं, स्लाइस की डिमांड कितनी चेंज होगी वी कांट मेजर, क्योंकि हमें पता है इतना माइनर डिफरेंस है कि माजा के जो कस्टमर्स है ना वो स्लाइस पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इनफाइनाइटली चेंजेस हो सकता है, ठीक है। दूसरा केस, टू गुड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस, टू गुड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, परफेक्ट और क्लोज में डिफरेंस होता है। परफेक्ट मतलब उसी के जैसा, और क्लोज मतलब हाँ उससे रिलेटेड पर बिल्कुल उसके जैसा नहीं। जैसे टी एंड कॉफी है, ठीक है, दैट इज इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, हम उसको क्लोज में भी काउंट कर सकते हैं कि चलो भाई चाय नहीं मिल रही अभी तो कॉफी से भी काम चला लेंगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ओके, तो इस केस में क्या होता है, इलास्टिसिटी जो होती है ना वो पॉजिटिव होती है, इलास्टिसिटी विल बी पॉजिटिव, और वैल्यू जो होती है ना वो हाई होती है, इलास्टिसिटी विल बी पॉजिटिव एंड हाई। हाई होने का मतलब क्या है, जो इलास्टिसिटी होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है, और पॉजिटिव होगी क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स है, सब्स्टिट्यूट है तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। थर्ड केस, टू गुड्स आर नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, टू गुड्स आर नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। जब दो गुड्स क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ना हो, जैसे मैगी और यिप्पी, सब्स्टिट्यूट है पर क्लोज नहीं है क्योंकि दोनों की टेस्ट में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, दोनों का टेस्ट बहुत ही डिफरेंस है। तो जब टेस्ट में डिफरेंस होता है ना बेटा, तो आपका सेटिस्फैक्शन भी डिफरेंट टाइप का मिलता है। मैगी का टेस्ट अलग है, yippee का टेस्ट अलग है, कहलाता नूडल्स ही है वो अलग बात है, बट बहुत बहुत वेरिएशंस हैं। तो दे आर नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ओके, तो भैया उनकी डिमांड बदलेगी, दैट वी नो, इलास्टिसिटी जो है वो बदलेगी, वो पॉजिटिव भी रहेगी क्योंकि सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। अगर मैं मैगी की प्राइसेस बढ़ा दूं तो yippee की डिमांड बढ़ जाएगी, बट जो इलास्टिसिटी है ना वो होगी लेस इलास्टिक।
क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव तो रहेगी क्योंकि सब्स्टिट्यूट है, बट इलास्टिसिटी लेस रहेगा क्योंकि हम एक एक्सटेंट तक ही इसको कर सकते हैं, चेंज ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि मैगी और यिप्पी का जो टेस्ट है वो डिफरेंट है, एक जैसा सेटिस्फैक्शन नहीं है। एंड फोर्थ केसेस टू गुड्स आर अनरिलेटेड। अनरिलेटेड मतलब भाई वो ना तो सब्स्टिट्यूट है ना कॉम्प्लीमेंट्री है, मिलता जुलता ही नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, मतलब लाइक बोल ही नहीं सकते कि तुम इसके जगह पे ये यूज कर सकते हो ही नहीं सकता, टोटली अनरिलेटेड। ठीक है, टोटली अनरिलेटेड। तो वहां पे जो बिल्कुल भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, नो पॉसिबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो वहां पे क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। वेरी सिंपल। ओके, ओके, ये हो जाए तो फाइनल, अब वी आर ओवर विद दिस। ठीक है, हमने डिमांड खत्म कर लिया है इसके साथ। ठीक है, इलास्टिसिटी के एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलो प्रैक्टिकल सेटिंग डालो, एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं आपके मटेरियल का ही। ठीक है, फिर एमसीक्यूज पे आते हैं सीधा। प्रैक्टिकल्स, पहला प्रैक्टिकल आप लोग लिखो, इसमें क्वेश्चन लिखिए, सिंपल है, वैसा ही होगा, फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, और वैल्यूज आ जाएंगी। द क्रॉस इलास्टिसिटी, the cross elasticity between two goods x and y is माइनस का 0.8 if the price of good y rises by 20%, how will the demand for good x change? How will the demand for good x change? करिए मेजर इस क्वेश्चन को, फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया था ना, देखो एक बार, ये रहा क्रॉस इलास्टिसिटी। अच्छा, क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला नहीं लिखवाया मैंने बेटा। हाँ, यहाँ लिख लो आप लोग फॉर्मूला एक बार, ये थर्ड पॉइंट यही था फॉर्मूला आपका। ठीक है, कॉमन रहेगा फॉर्मूला, तो कॉमन है। ठीक है, दोनों में सेम यूज होगा, क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, मैंने लिखवाया था फॉर्मूला, वेट वेट, मैंने लिखवाया था, ये रहा, ध्यान आया, ये लो क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, वैसे तो आप लोगों को पता है कि अकॉर्डिंग टू द फिगर्स, जैसी फिगर्स वैसा फॉर्मूला। ठीक है, तो दो ही मेथड है, परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट। तो आपको जो सही लगे आप लगा लीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको पता चल जाएगा खुद ही। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका या नोट कर लो। क्वेश्चन पे आते हैं, चलो बताइए वैल्यूज। वीडियो ऑन कर ले सब। वेरी गुड, ठीक है महक, वेरी गुड, सही है आंसर। ऊपर कृतिका का भी आंसर आया था, वो भी सही है। ठीक है ओजस्विनी, आपका भी ठीक है। तीन बच्चों का सही है वैल्यूज, बाकी लोग बताएं। सिंपल है। ध्रुव नहीं, 25 कैसे हो जाएगा?
सिंपल तो है बेटा, देखो मैं बताता हूँ इसको। फॉर्मूला क्या था, साफ साफ दिख रहा है 2.5। नहीं राधिका 2.5 नहीं है। देखो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला तो यहाँ पे परसेंटेज वाला लग रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। हम यही मेजर करना चाह रहे हैं ना, गुड एक्स की क्वांटिटी डिमांड है ना। और हमारा क्या चेंज हुआ है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। इलास्टिसिटी गिवन है यहाँ पे, दैट इज माइनस का 0.8। ठीक है, ये आपको निकालना है, परसेंटेज चेंज इन ऑफ एक्स डिवाइड बाय, ये दिया हुआ है, ये कितने परसेंट से फॉल हुआ था आपका, ये 20% से। ठीक है, सिंपल है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो शिफ्ट इधर करके। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी योर माइनस का 0.16 और परसेंटेज में लिखेंगे तो माइनस का 16%। ठीक है, तो जो आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स जो है वो आपका होगा 16% और माइनस का 0.6। ठीक है, अब सबका सही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और इसी में मैं आपसे पूछ रहा हूं। बताइए इसका आंसर। जो सामने अभी मैंने क्वेश्चन लिखा है रिलेटेड टू दिस न्यूमेरिकल, कैसे हैं ये गुड्स एक्स और वाई अपने आप में। वेरी गुड, वेरी गुड महक। ध्रुव लेस इलास्टिक, ओके ठीक है लेस इलास्टिक, पर यहाँ पे इतना नहीं पूछा मैंने, कॉम्प्लीमेंट वो हाँ ठीक है सबका। ध्रुव उल्टा क्यों बता रहे हो यार, क्लोज सब्स्टिट्यूट कैसे हो जाएगा, आप साइन देखो, साइन किसका लगा हुआ है। यस, अभी तो बताया था साइन देखना हमेशा, इलास्टिसिटी में साइन देखना, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये कौन सा गुड्स हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, और आप खुद देखो ना, आपने 20% इंक्रीज किए हैं, ये इंक्रीज ही किए है ना। हाँ, 20% आपने इंक्रीज किए हैं गुड वाई के प्राइसेस। तो भाई अगर 20% आपने इंक्रीज किए हैं गुड वाई के प्राइसेस, तो गुड एक्स को सब्सटीट्यूट कहने के लिए 20% से ज्यादा होना चाहिए था डिमांड गुड एक्स का, पर यहाँ तो 16% ही है, जो कि 20 से कम है। तो नॉर्मल सी बात है, इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, और नेगेटिव रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे तुम लोग को ऑब्जर्वेशन आएगा मेनली। ठीक है, क्या पता वो तुम्हें निकालने के लिए भी ना बोले इलास्टिसिटी, तुम्हें सिंपली गिवन है। पर वही बात है, माइनस और प्लस के साइन का ध्यान रखना बच्चे। ठीक है, इसमें प्लस और माइनस का साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे एक क्वेश्चन लिखेंगे, सबका सही है ओके, सब रिस्पॉन्ड किया करो, सबको पता है सब सही, एक ही बात समझ रहे हो। ठीक है, कोई अलग बातें तो बताई नहीं जा रही, तो रिस्पॉन्स सभी से आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, द प्राइस ऑफ 1 kg of tea is ₹30. At this price, 5 kg of tea is demanded. At this price, 5 kg of tea is demanded. If the price of coffee, if the price of coffee rises from rupees 25
₹2.35 per kg. The quantity demanded of tea rises from 5 kg to 8 kg. Find क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ टी. आपको टी की क्रॉस इलास्टिसिटी निकालनी है, ठीक है. करिए एक बार मेजर, देखते हैं फिर क्या आएगा इसका आंसर. ओके ठीक है, आंसर्स आने लगे हैं. करेक्ट रितिका, करेक्ट महक. ठीक है कृतिका. राधा इज सेइंग सब्स्टिट्यूट. हाँ बच्चे, सब्स्टिट्यूट तो है ही, बट मुझे पहले इलास्टिसिटी बता दो. सर बता दी 1.5. ओके ठीक है. यस. व्हाट एल्स? ध्रुव, आर्यन, अमन, विशाखा, बताइए बेटा आप लोग भी. मयंक, रितु, कहाँ हो सब? इसका आंसर्स दो यार, सिंपल है. हाँ, हाईली इलास्टिक है, करेक्ट. ठीक है. ओके देखेंगे. इसका जो आंसर है वो है 1.5 एंड योर सोल्यूशन इज हेयर. देखो यही दे रखा है और फॉर्मूला तो यही लगेगा. ठीक है, हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते थे, परसेंटेज का भी लगाया जा सकता था, बट क्यों लगाना, जो मुझे फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग भी लग सकता है प्रोपोर्शनेट का, तो वही लगा लेते हैं. प्रोपोर्शनेट का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू एक्स. ओके, दैट इज क्वांटिटी ऑफ योर गुड गिवन कमोडिटी एंड प्राइसेस डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई into initial price of good y divide by initial quantity of good x. तो जो आपके क्वांटिटी में चेंजेस हुए हैं, हमें टी का पूछा है ना क्रॉस इलास्टिसिटी, तो टी हमारा गिवन कमोडिटी हो गया. ठीक है, तो गिवन कमोडिटी टी है, तो टी की जो डिमांड है वो कुछ इस तरीके से बदली है. 5 से 8 हो गया. ठीक है, पहले हम 5 यूनिट्स ले रहे थे, अब हम 8 यूनिट्स ले रहे हैं, तो 8 माइनस 5 डिवाइड बाई कॉफी के प्राइसेस जो थे वो बढ़ गए थे, 25 से 35 हो गए. तो 35 माइनस 25 इज द एक्चुअल चेंज इज 10, राइट, इनटू इनिशियल प्राइस ऑफ y इज 25 एंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ x इज 5. वैल्यू सामने है, 3 डिवाइड बाई 10 इंटू 25 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 1.5. ओके, तो क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टी एंड कॉफी इज 1.5 एंड क्योंकि यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो पॉजिटिव आई है, तो दीज गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. और नॉर्मल सोचने वाली बात है, टी और कॉफी मैंने आपको बता ही दिया है सब्स्टिट्यूट्स होते हैं. ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो इलास्टिसिटी है ना वो आपकी पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव में नहीं आ रही.
डन, क्लियर है सबको? यस नो थम्स अप कुछ दे दो एक बार, समझ में आ जाएगा कि यस क्लियर हो सर। रहा है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ पे आके इतने एमसीक्यूज काफी हैं, अब आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस करना खुद भी ट्राई एक बार, मटेरियल में और भी क्वेश्चंस हैं, तो डू इट बाय योरसेल्फ, इतना काफी था अपने समझने के लिए। ठीक है, बाकी अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा, तो लेट्स डू सम एमसीक्यूज 15 मिनट्स। ठीक है, तो सीधा अब एमसीक्यूज पे आते हैं हम। एक मिनट, हाँ ये पेन का यूज होगा सर, टैप कर। नहीं नहीं, एंड नहीं करना था, ये एमसीक्यूज डिस्कस होगा, तो इसका ये जो है ना ऊपर नीचे के लिए उसमें से। वो हो गया था, वो मैंने कर दिया था। ये जो ऊपर नीचे का है ना, इससे पीडीएफ का, वो हमें देखना है। वो पेन से ही होगा तो हाँ, वही मैं, ठीक है ठीक है, ओके हाँ, बस ओके। चलो बेटा आते हैं एमसीक्यूज पे अब। ठीक है, करेंगे एक बार इसको डिस्कस। चलो, यस ओके। तो ये जो थ्योरी ऑफ डिमांड हमने की है, अभी इसमें इलास्टिसिटी नहीं है। ठीक है, जो हमने पुराने कुछ टॉपिक्स किए थे डिमांड के बारे में, ये उसका एक इंट्रो है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यूज, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमारा जो कौन सा एग्जाम्पल है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का है। ठीक है, तो एक बार बताएंगे। जो मैसेजेस कैसे इसमें विजिबल होंगे स्टूडेंट्स? अच्छा, बस ओके, चलिए सब इसका आंसर देना स्टार्ट करें अब। ठीक है, चैट बॉक्स में आना चाहिए आपका मैसेज। ठीक है, यस, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल पूछा है इसमें। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लो पहले। ठीक है, फिर बताना, एकदम से आंसर्स रिस्पॉन्ड मत करो, पहले सोचो समझो। ठीक है, फिर बताओ। वेरी गुड, आर्यन ठीक है, अमन आपका भी ठीक था, सरबजीत गलत है आपका, ये नहीं है ऑप्शन। ठीक है ओजस्विनी, और बताएं, जो बी ऑप्शन भी आया था ना राधा, बी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। कोक एंड पेप्सी कॉम्प्लीमेंट्री कब से हो गया? अभी इतना आंसर तो, कृतिका आपने कौन सा बताया था, बताओ एक बार फिर। आ, ऋतु नहीं बेटा, सी ऑप्शन नहीं है, बी भी नहीं है। अब तुम देख लो, ध्रुव करेक्ट। ठीक है, नहीं नहीं ऋतु अब ठीक है, मयंक नहीं वो नहीं है ऑप्शन। ठीक है कृतिका आपका ठीक है। हाँ बच्चे, इसका आंसर जो है वो डी है, खुद देखो ना, टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट होते हैं, है ना, कोक एंड पेप्सी भी सब्स्टिट्यूट होते हैं, राइस एंड व्हीट भी तो सब्स्टिट्यूट है। राइस और व्हीट साथ में कब खाया जाता है भाई? हाँ, गेहूं से आटा बनता है, ठीक है, और राइस तो ही हमारा चावल। तो अगर भूख लगी है तो या तो चावल खा लो या रोटी खा लो, तुम्हारा सेम सेटिस्फेक्शन ही मिलेगा तुम्हें। ठीक है, भूख तो किसी से भी मिटाई जा सकती है, तो सब्स्टिट्यूट की तरीके से काम ही करते हैं ये। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, नन ऑफ दीज। सेकंड पे आते हैं हम सीधा। ठीक है विशाखा आपका भी ठीक था, आ जाओ इस पे। सेकंड बताओ, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स डैश विद एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। करेक्ट में है, करेक्ट ओजस्विनी? सर रिमेन सेम। ठीक है कृतिका, हाँ जी बताइए। रिमेन सेम।
आप ना चैट बॉक्स में लिखो, मुझे नहीं ठीक से क्लियर आ रही है वॉइस आपकी। अमन नहीं, गलत है, वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है रितु। विशाखा नहीं, वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है सरबजीत, आपका भी ठीक है। नहीं राधा, दिस इज नॉट द ऑप्शन। ध्यान से सोचो यार, एकदम से रैंडमली करने लग जाते हो आंसर, खुद सोचो। अभी बताइए, सब तो अभी रिपीट हुआ है। अब ठीक है अमन, नॉर्मल गुड्स की डिमांड और कंज्यूमर की इनकम में कैसा रिलेशन था? नहीं सतीश, ये पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे एक सिचुएशन तो आपको दे ही दी है कि एक बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, ठीक है। तो आपकी डिमांड क्या होनी चाहिए? नॉर्मल गुड्स की बढ़नी चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। बी तो भूल ही जाओ, ऐसा कब होता है भाई कि इनकम की कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है और नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो रही है? ऐसा नहीं होता, ठीक है। रिमेन सेम भी नहीं होता। इधर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस का तो कोई केस ही नहीं है भाई। यूनिक है इसका आंसर, इंक्रीजेस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला। ये भी बताओ भाई, पढ़ाया था ना एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन क्रिएट करेगा? ऋतु इज सेइंग वेरी गुड, ठीक है। ठीक है अमन। नहीं कृतिका, नहीं, दिस इज नॉट द ऑप्शन। नहीं मयंक, वो वाला नहीं है। करेक्ट महक, कृतिका और मयंक ऑप्शन गलत थे। खुद सोचो, एक्सपेंशन कब होता था? एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता था जब मैं अपनी कमोडिटी की प्राइसेस में चेंज करता था, ठीक है ना। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जब होता था, व्हेन व्हेन योर ओन गुड्स के प्राइसेस जब इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता था। तो ए और डी ऑप्शन को डिलीट करो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, नॉट योर ओन गुड्स, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है ना, वो अदर फैक्टर्स हैं, और अदर फैक्टर्स में जब चेंजेस होते हैं तो वो हमारा इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अब वो देखना है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, बी होगा या सी होगा। तो ऑप्शन इज मच नियरर इज बी, नॉट सी। जब तुम्हारे प्राइसेस बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के, तो तुम्हारी डिमांड जो होती है गिवन कमोडिटी की, वो बढ़ जाती है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड नहीं पूछा है। कभी भी सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस और उसके ही डिमांड में रिलेशन नहीं आता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस और गिवन कमोडिटी की डिमांड में रिलेशन आता है, ठीक है। तो इंक्रीज इन डिमांड। ओके क्लियर है ना सबको? फोर्थ ऑप्शन पे बढ़ सकते हैं ना? फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी एंड सी आर थ्री कमोडिटीज वेयर ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड ए एंड सी आर सब्स्टिट्यूट्स विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ए। बताइए, सोचना आराम से। दो कमोडिटी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, दो कमोडिटी जो है वो सब्स्टिट्यूट्स है, ठीक है। सोचो। नहीं अमन, गलत है। आराम से सोचो यार, एकदम से एमसीक्यू करने लग जाते, एकदम आंसर दे। 2 मिनट सोचो तो एक बार, क्या होगा इसका। ए और बी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ए और बी के बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा, और ए और सी सब्स्टिट्यूट है, इसका मतलब ए और सी में पॉजिटिव रिलेशन होगा। अब ए के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है ओजस्विनी, ठीक है ध्रुव, आप सही दिया ना अमन? ठीक है, तसल्ली से पहले ऑप्शंस पढ़ा करो। अगर ए के प्राइसेस बढ़े हैं तो जो बी की डिमांड है वो कम हो जानी चाहिए, क्योंकि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। तो बी की जो डिमांड है वो फॉल करेगी और सी की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो डिमांड ऑफ कमोडिटीज ए एंड बी विल फॉल। बिल्कुल, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो कॉम्प्लीमेंट्री के अगर प्राइसेस बढ़े हैं, एक के भी प्राइसेस बढ़े, तो दोनों की डिमांड फॉल हो जाएगी, ए और बी दोनों की, ठीक है। जिस गुड्स के प्राइसेस बढ़ते हैं उसकी डिमांड तो फॉल होती ही होती है। उसके साथ देखना होता है कि वो सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री है। तो भैया ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री है,
तो दोनों की डिमांड फॉल करेगी, और ए और सी सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो सी जो है उसका सब्स्टिट्यूट है, तो सी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, बी ऑप्शन सबका सही है। अब ऋतु ठीक है, सरबजीत आपका भी ठीक है। Those who are saying option B is correct because A and B are complementary and A and C are substitutes. ठीक है, फिफ्थ वाला रहने दो, फिफ्थ वाला आपके टॉपिक का नहीं है, ये मैं कहीं और से लेके आना एमसीक्यूज, तो उनके टॉपिक था इस वजह से वो एमसीक्यू है। सीधा हम आते हैं आगे, सिक्स्थ। यस, टेल मी। देयर विल बी अ डैश in the demand curve of cars with an increase in the price of petrol. Now let me tell you, car and petrol is complementary goods. ठीक है, तो complementary goods में जो changes होंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, ध्यान से, और एक एक के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो दूसरे की डिमांड पे क्या होगा इफेक्ट। नहीं अमन, आराम से सोचो, मतलब उस क्लास में ना तुम मिसिंग थे। नहीं रितिका, नो, कोई अभी तक सही आंसर नहीं दिया किसी ने। नहीं मयंक, ध्यान से सोचो, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, करेक्ट में है, ठीक है एकदम। कृतिका अब ठीक है, हाँ आर्यन ठीक है। नहीं हो जसविनी, ये ऑप्शन नहीं है आपका। देखो बेटा, मूवमेंट तो डिलीट करो, मूवमेंट कैसे हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जब चेंजेस होते हैं तो वो अपनी प्राइसेस की वजह से थोड़ी ना हो रहे हैं, अपवर्ड मूवमेंट नहीं, अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं होगा ऑप्शन, मूवमेंट तो होगा ही नहीं इसमें, इसमें शिफ्ट होगा, क्योंकि वो अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है ना, तो अदर फैक्टर्स की वजह से शिफ्ट होता है। अब ठीक है ओजस्विनी, अब ठीक है, हाँ ठीक है ऋतु, खुद सोचो, प्राइस पेट्रोल जो है और कार जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो सबसे पहली बात तो ये अदर फैक्टर हो गया, अदर फैक्टर की वजह से जब चेंजेस होते हैं तो शिफ्ट होता है डिमांड कर्व में। अब राइटवर्ड होगा या लेफ्टवर्ड वो देखते हैं। ठीक है, तो भैया वो कह रहा है पेट्रोल के प्राइसेस हमने बढ़ा दिए, तो पेट्रोल के प्राइसेस अगर बढ़े हैं तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है, नील नहीं हो जाती पेट्रोल के बढ़ने या कम होने से, ऐसा नहीं है लोग गाड़ी खरीदना ही छोड़ देंगे, दे विल होल्ड फॉर सम टाइम, ओके, थोड़ा कम कर देंगे लोग। ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ओके, लोग थोड़ी कम खरीदेंगे, तो ये होगा थोड़ा सा। तो जब कम हो रहा है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड होता है, तो ये तो आपको पता ही है। करेक्ट ऑप्शन इज सी, ओके, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, और वैसे भी जब इनवर्स रिलेशन है तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा, तो तुमने इंक्रीज किया है पेट्रोल के प्राइस में तो कार की डिमांड जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, क्लियर टू ऑल। सेवंथ पे बढ़े, सेवंथ वाला पढ़िए, ये तो सिंपल है, ये तो बता दो। ठीक है, सबका सही है अभी, ये तो सभी ठीक बताना, अजम्पशंस हमने लिख लिए थे लॉ ऑफ डिमांड के। बताओ भाई, 3 मैसेजेस आ चुके हैं अभी तक, जिसके भी आए हैं सब ठीक है। जल्दी बताओ बेटा। ठीक है ध्रुव, करेक्ट। आर्यन, अमन, क्या कहना है सेवंथ क्वेश्चन का। ठीक है महक, नॉर्मल सी बात है, लॉ ऑफ डिमांड जब हमने किया था तो लॉ ऑफ डिमांड यही कहता था कि जब प्राइसेस में चेंजेस होंगे अपनी कमोडिटी के, तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड पे क्या चेंज होगा, वो इनवर्स रिलेशन होता था। बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट कर दो, कांस्टेंट करने का मतलब क्या है, उनको सेम कर दो। ठीक है, तो कांस्टेंट रहे, बाकी सारे फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है, सब आप कर दो सेम, सब कांस्टेंट कर दो।
ठीक है, तो अमन डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दीज, जितने भी फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट करेंगे लॉ ऑफ डिमांड करने टाइम। ठीक है, हाँ चलो अब 8th पे आओ, जल्दी जल्दी बढ़ो, इतने सिंपल क्वेश्चंस का आंसर्स भी कुछ लोग गलत दे रहे हैं। हाँ, ब्रेड एंड बटर क्या, अच्छा ये जो ब्रेड एंड बटर, अच्छा नेक्स्ट वाला 8th वाला, अच्छा सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल जो नहीं है वो आप लोग कह रहे हो डी वाला, तो वेरी गुड, एकदम सही बात है, ब्रेड एंड बटर साथ में कंज्यूम किए जाते हैं। ठीक है, तो वही हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड, बाकी सब सब्स्टिट्यूट्स हैं, वो सब्स्टिट्यूट नहीं है। 9th पे भी पहुंच गए, और 9th का बोला क्या है, वाह वाह बेटा थोड़ा ध्यान से करो, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, फिर तो वो वाली बात हो गई ना कि मतलब डिमांड जो पढ़ाया तुम्हें, पूरी कहानी खत्म हो गई, रामायण खत्म हो गई, और ये पूछे इनको राम ही नहीं पता क्यों कौन है ना। यस, वेरी गुड, ये तो सबसे सिंपल है, सबका सही है ये। ओके ठीक है, यस, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स, बाकी लोग भी आंसर करें। ठीक है, सिंपल है बेटा, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अगर प्राइसेस बढ़ाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइसेस कम करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, उल्टा रिलेशन है, तो इनवर्स हो गया। ठीक है, नेगेटिव रिलेशन, सबका सही है ये। आगे बढ़ते हैं, 10th वाले का बताओ बेटा, एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, ध्यान से सोच लो। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट कृतिका, करेक्ट महक, करेक्ट ओजस्विनी, वेरी गुड। ठीक है, बाकी लोग बताएं। नहीं नहीं सरबजीत, वो ऑप्शन नहीं है, राधा वो भी ऑप्शन नहीं है, नहीं सतीश, नो, मयंक ये ऑप्शन नहीं है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन तब होता है जब आपकी अपनी कमोडिटीज के प्राइसेस चेंज होते हैं, और जब अपनी कमोडिटीज के प्राइसेस चेंज होते हैं तो मूवमेंट होता है इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब वो कह रहा है एक्सपेंशन हो रहा है डिमांड में। ठीक है, ठीक है अमन, एक्सपेंशन होने का मतलब क्या है, डिमांड का बढ़ जाना। ठीक है, डिमांड का बढ़ जाना, तो बढ़ता कब है, जब डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, मैंने दिखाया था, बताया भी था, इससे कंफ्यूज मत होना कि अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो समझ जाओ कि अपवर्ड का मतलब है बढ़ना और डाउनवर्ड का मतलब होता है कम होना, नहीं, डाउनवर्ड का ही मतलब होता है डिमांड का बढ़ना। और वो कैसे था, क्या था, वो मैंने डायग्राम बना के समझाया था बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आई विल नॉट रिपीट हियर अगेन, क्योंकि बार बार शिफ्ट करना पड़ेगा, पहले पीडीएफ से फिर पेजेस पे आओ, पेजेस से पीडीएफ पे, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में देख लेना आप लोग, कुछ डाउट हो तो वहां पे मैंने क्लियरली ये सब समझाया था। तो दोज हु आर सेइंग बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कम्स टू द 11th वन, इंडिविजुअल का डिटरमिनेंट कौन सा नहीं है इसमें से। ठीक है महक, बताओ भाई, इंडिविजुअल डिमांड का डिटरमिनेंट इन में से कौन सा नहीं है, नहीं या कौन सा है, विच वन ऑफ दीज इज अ डिटरमिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, कौन सा है। करेक्ट, महक सही है, कृतिका सही है, बाकी लोग भी बताएं कौन सा लगता है आपको इसमें से इंडिविजुअल डिमांड का डिटरमिनेंट। मैंने क्लियरली बता दिया था इंडिविजुअल का और मार्केट डिमांड का। ऋतु ठीक है, रुक जाओ महक, बढ़ते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। यही पेज हो पाएंगे, यही मुझे लगता है, जल्दी जल्दी करो, बताओ भाई। अब मैं बता रहा हूँ फाइनल, जिन लोगों ने बोल दिया था सही उनको पता चल गया होगा अब तक। ठीक है, ये सारे जितने भी ऊपर है ना, ए बी सी, सब मार्केट डिमांड के ही डिटरमिनेंट है, तो इनमें से कोई सा भी ऐसा नहीं है जो इंडिविजुअल का हो, तो नन ऑफ दीज इज द ऑप्शन। इंडिविजुअल के होते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी, ओन कमोडिटी, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम, टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस, एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस राइज।
ट्वेल्थ का बताना शुरू करें। एक आंसर आ चुका है मेरे पास जो कि क्या है, ठीक है। कृतिका क्या बोला था आपने महक, कौन सा मूवमेंट? मुझे ऑप्शंस, हाँ महक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बताएं कौन सा ऑप्शन होगा इसका? राधा नहीं, वो ऑप्शन नहीं है। देखो प्राइसेस सेम है, ठीक है, पर डिमांड कम हो गई, तो तुम्हारा मूवमेंट नहीं होगा। महक आपने जो बताया है ना, मूवमेंट का बताया है मेरे ख्याल से ना, या किसका बताया है? सिर्फ ऑप्शंस लिखो, सिर्फ ऑप्शंस, ठीक है। जिसको ऑप्शंस मिल रहे हैं दैट मींस ऑब्वियसली बात है, आपका लॉजिक भी सही है, ठीक है। सिर्फ ऑप्शंस लिखो, तुम लोग फॉल, मूवमेंट, डाउनवर्ड, इससे कंफ्यूजन हो जाती है मैसेजेस को पढ़ने में। प्राइसेस सेम है, डिमांड कम हो गई है, तो दिस इज कॉल्ड मैं गलत है, ट्वेल्थ का वो वाला नहीं है, अमन का ठीक है। नहीं रितिका, ट्वेल्थ का वो नहीं है ऑप्शन। अब ठीक है राधा, करेक्ट, करेक्ट सरबजीत, एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। खुद देखो, प्राइसेस 20 है, दूसरे पे भी 20 है, 20 ही है, तो देयर इज नो चेंजेस इन प्राइसेस। तो जब प्राइसेस में चेंजेस नहीं हुए तो मूवमेंट तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो चलो शिफ्ट पे, प्राइसेस सेम है पर डिमांड कम हो गई, तो इसका मतलब कुछ अदर फैक्टर्स रहे होंगे। अब वो अदर फैक्टर्स क्या हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, बट क्या हुआ है, डिमांड कम हो गया है। तो जब तुम्हारे प्राइसेस चेंजेस ना हो और अदर फैक्टर्स की वजह से तुम्हारी डिमांड गिर जाए, तो दिस इज कॉल्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। ओके, दिस इज कॉल्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, बिकॉज मुझे नहीं पता किस फैक्टर की वजह से मेरी डिमांड कम हो गई, बट हाँ मुझे इतना पता है मेरे खुद के प्राइसेस की वजह से नहीं, बिकॉज वो तो सेम है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन है, दोज हु आर सेइंग बी इज करेक्ट। अब ठीक है महक, क्लियर हो गया? ओके, 13th पे आ जाओ बच्चे, सबका ठीक है, जिन्होंने 12th का बी बोला है। अब 13th का प्रेडिक्ट करो, ठीक है। सोचो, आराम से पहले सोचो फिर बताओ। अमन का आ चुका है आंसर, विच इज करेक्ट, करेक्ट, ठीक है ध्रुव, करेक्ट रितिका, हाँ सतीश ये ठीक है, एकदम ठीक, ठीक है सरबजीत, करेक्ट हो जस्विनी। स्वयं क्यों नहीं दे रहा आंसर, आज है नहीं क्या क्लास में? आर्यन का भी बंद हो गया आंसर आना। ए ऑप्शन नहीं है, 13th का ए नहीं होगा बेटा, राधा ए नहीं है, 13th का बी होगा। एक्सपेंशन का मतलब क्या है, बढ़ोतरी होना, ठीक है। तो तुम्हारी डिमांड कर्व में एक्सपेंशन कब होती है, जब जब तुम्हारा डाउनवर्ड मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ द फॉल इन प्राइसेस, ठीक है। सो द बी ऑप्शन, जब आपके प्राइसेस खुद की कमोडिटी के गिर जाते हैं तो आपकी खुद की कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है, और वो कहलाता है एक्सपेंशन इन डिमांड, ठीक है। शिफ्ट तो होता नहीं है, मूवमेंट ही होता है, और मूवमेंट में हमारा अप डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, और डाउनवर्ड मूवमेंट को हम किस नाम से जानते थे, एक्सपेंशन इन डिमांड, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ फोर्थ का बताएं, फोर्थ में क्या हुआ है, क्लाइमेटिक कंडीशन सडनली चेंज हो गई है हॉट वेदर की वजह से। प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं हुए कोल्ड ड्रिंक की, ठीक है। जो चेंजेस हुए ना कोल्ड ड्रिंक्स की, वो हुए हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस हॉट वेदर में। आपको ये भी नहीं लिखा हुआ है इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है कोल्ड ड्रिंक्स का, बट खुद सोचो, हॉट वेदर की वजह से अफेक्ट हुआ है। तो हॉट वेदर में कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ी होगी या घटी होगी?
नॉर्मल सी बात है, बढ़ी होगी, ठीक है, बट है तो ये अदर फैक्टर। वेरी गुड। सो दोज हु आर सेइंग सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यस, प्राइसेस सेम थे, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना वो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से बदली है, और वो भी समर का टाइम था। तो समर के टाइम में कोल्ड ड्रिंक की प्राइसेस सेम है, बट अदर फैक्टर्स की वजह से उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो दिस इज कॉल्ड राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। सो 14th का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 15th का बताओ बेटा। सिंपल है। ध्रुव, नहीं, गलत है। कृतिका सही है। बाकी भी बताएंगे। नहीं सरबजीत, वो ऑप्शन नहीं है। आर्यन ठीक है। नहीं राधा, गलत। सोचो, मूवमेंट हो रहा है डिमांड कर्व पे, सॉफ्ट ड्रिंक्स की मूवमेंट हो रहा है डिमांड कर्व पे। तो मूवमेंट किसकी वजह से होता है? देखो, इंक्रीज डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता बच्चे। इंक्रीज डिक्रीज कहलाता है शिफ्ट में, ठीक है। मूवमेंट जो होता है वो किसकी वजह से होता है? जब डिमांड बदलती है, जब क्वांटिटी डिमांड बदलती है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नहीं सरबजीत बेटा, अभी भी गलत है, वो डी ऑप्शन नहीं होगा। मैंने प्रॉपरली चार्ट बनवाया था इसमें। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड occurs due to change in change in quantity demand occurs due to changes in prices of own commodity, and changes in price of own commodity leads to the movement either upward or downward. Upward is known as upward is known as contraction and downward is known as expansion. ओके, चेंज इन डिमांड अदर फैक्टर्स की वजह से होता था, उसमें राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता था, ठीक है। वो रीजंस क्या क्या थे तो वो हमने देख लिया। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके ओके, फॉर नाउ यहाँ पे ओवर करते हैं, ठीक है। कुछ और एमसीक्यूज इसमें बाकी थे, लाइक 2 पेजेस अभी और थे। वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी ग्रुप पे, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी में करना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में एक बार कि ये ऑप्शंस हैं ये नहीं है, ठीक है। और जो भी डाउट रहेगा मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर मेजोरिटी एक साथ चल रही होगी दैट मीन्स आपको कोई डाउट नहीं है, पर लेकिन जिसका भी ऑप्शंस गलत होगा मैं उसको बता दूंगा एक बार, ठीक है। हाँ सर कल आपकी क्लास है? यस, बताइए क्या पूछ रहे हैं। सर कल आपकी क्लास है? नहीं कल नहीं होगी बेटा, कल नहीं है। तभी संडे को वो हो गया ना, क्योंकि वीकेंड्स पे मैं ठीक है इसलिए रहा हूँ क्योंकि वीकडेज पे ना 1 से 2 क्लासेस का है, तो मेरे को अलॉट ही मैंने इस वजह से करवाया था कि अभी कुछ काम है। वीकेंड्स पे भी हमारा वीकडेज पे काम हो जाता है, इसलिए वीकेंड्स पे क्लास हो जाती है। तो कल नहीं है, परसों है। सो दोज हु आर प्रेजेंट हियर, बस समझ लो परसों क्लास है अब, ठीक है। तो उसमें एक बार डिस्कशंस देख लेंगे। बाकी परसों हम, हाँ, संदीप गर्ग की ही है ये। ओके, यस आर्यन, दिस इज द बेस्ट बुक फॉर इको इन 11th और 12th, ठीक है। और बेस बनाने के लिए भी बहुत अच्छी बुक है। सर मेरे पास है ये भी 11th-12th के सब्जेक्ट की। अच्छा, हाँ ये सही बुक थी। इसमें से मैं एमसीक्यूज छांट लेता हूँ क्योंकि आप लोग के मटेरियल में ना कंबाइंड है, कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड, सप्लाई, सब कुछ। तो वो तो हम लास्ट में करेंगे जब हम तीनों यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रॉम ट्यूसडे वी विल स्टार्ट सप्लाई। हाँ अच्छी बात है, वो रखना, वो संभाल के रखना, वो ईगो की बहुत बड़ी अमानत है, ठीक है। तुम लोग को जब भी डाउट आएगा ना वो बुक तुम्हें क्लियर कर देगा, उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो वो बुक संभाल के रखना। ओके, तो ट्यूसडे से वी विल बी स्टार्टिंग सप्लाई, ठीक है। यूनिट सप्लाई वो करेंगे, डिमांड का जस्ट उल्टा होगा सप्लाई, सब चीजें वही रहेंगी, बस पॉजिटिव रिलेशन होता जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। तो चलिए परसों मिलते हैं। थैंक यू फॉर टुडे एंड थैंक यू अगेन फॉर योर बेस्ट विशेस। ट्यूसडे मिलते हैं विद आवर न्यू यूनिट, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे फिर बेटा। ओके बच्चे, बाय।